दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ट्रुथ इज़ बिटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ट्रुथ एक नाउन है जिसका मतलब होता है सच, और बिटर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कड़वा। तो क्या मतलब हुआ? ट्रुथ इज़ बिटर मतलब कि सच कड़वा होता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर सीखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स वर इन्वाइटेड फॉर द लॉयन किंग्स बर्थडे। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर वॉज या वर का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो जो इस तरह का वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑल द एनिमल्स मतलब कि सारे जानवरों को, एंड बर्ड्स और पक्षियों को, वर इन्वाइटेड निमंत्रित किया गया। इन्वाइट करने का मतलब होता है बुलाना या फिर निमंत्रित करना। वर इन्वाइटेड मतलब निमंत्रित किया गया फॉर द लॉयन किंग्स बर्थडे। और दोस्तों, यहाँ किंग के बाद एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है का, के, की। तो क्या मतलब हुआ? फॉर द लॉयन किंग्स बर्थडे। लॉयन किंग मतलब कि राजा शेर के, या कह सकते हैं शेर राजा के बर्थडे के लिए, जन्मदिन के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स वर इन्वाइटेड फॉर द लॉयन किंग्स बर्थडे मतलब कि सभी जानवरों को और पक्षियों को निमंत्रित किया गया शेर राजा के जन्मदिन के लिए। चलिए आगे देखिए। एट द डैन ऑल द अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर अ ग्रेट फीस्ट। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर भी वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, मेड। और फीस्ट को आप नोट कर सकते हैं, फीस्ट का मतलब होता है दावत, या इसको भोज भी कहते हैं। दावत या भोज को फीस्ट कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एट द डैन। डैन का मतलब है गुफा, या डैन का मतलब अड्डा भी होता है और गुफा भी होता है। तो क्या मतलब हुआ? एट द डैन मतलब कि गुफा में। ऑल द अरेंजमेंट्स मतलब कि सारे प्रबंध, वर मेड, ऑल द अरेंजमेंट्स वर मेड मतलब कि सारे प्रबंध किए गए, फॉर अ ग्रेट फीस्ट एक बड़ी दावत के लिए, एक बड़े भोज के लिए। ग्रेट फीस्ट मतलब एक बड़ी दावत के लिए, बड़े भोज के लिए। चलिए आगे देखिए। ऑल द ब्यूटिफुली ड्रेस्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स रीच्ड द डैन विद गिफ्ट्स एट द फिक्स्ड टाइम। क्या मतलब वो? ऑल द ब्यूटीफुली ड्रेस्ड एनिमल्स मतलब जो सारे जो एनिमल्स मतलब कि पशु मतलब जानवर और जो पक्षी थे, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड मतलब जो बहुत खूबसूरती सुंदरता से जिन्होंने अपने आप को ड्रेस किया हुआ था, मतलब कपड़े पहने हुए थे, रीच्ड पहुँचे, द डैन वो गुफा पर पहुँचे, विद गिफ्ट्स उपहारों के साथ, एट द फिक्स्ड टाइम। एट द फिक्स्ड टाइम मतलब एक दिए गए समय पर, एक नियत समय पर वो वहाँ पहुँचे। चलिए आगे देखिए। द केक वॉज कट। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम वॉज या वर्ब के बाद थर्ड का फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, कट की जो थर्ड फॉर्म है वो भी कट होती है। तो क्या मतलब हुआ? द केक वॉज कट, जो केक था उसे काटा गया। एवरीबडी सैंग द बर्थडे सॉन्ग, और जो सब ने एक बर्थडे सॉन्ग को गाया। ये, और दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, ये सिंग की सेकंड फॉर्म है। सिंग मतलब गाना और सैंग मतलब गाया। तो क्या मतलब हुआ? एवरीबडी सैंग द बर्थडे सॉन्ग, और सभी ने जो जन्मदिन का जो गाना था उसे गाया। एंड इंजॉयड द फीस्ट, और उन्होंने आनंद लिया। किस चीज़ का? द फीस्ट, दावत का उन्होंने आनंद लिया। चलिए दोस्तों आगे देखिए। ऑल द
एनिमल्स एक्सेप्ट द डोंकी हैड कम फॉर द पार्टी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, EXCEPT। और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है एक्सेप्ट, मतलब कि सिवाय। तो क्या मतलब हुआ? ऑल द एनिमल्स, मतलब कि सारे जानवर, एक्सेप्ट द डोंकी, सिवाय गधे के, हैड कम, आए थे, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ था? क्या मतलब हुआ कि गधे के सिवाय सारे जानवर आए थे पार्टी के लिए। द लॉयन थॉट, और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है थिंक, थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। तो क्या मतलब हुआ? द लॉयन थॉट, शेर ने सोचा। सम अर्जेंट वर्क मस्ट हैव स्टॉप्ड हिम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि हम ऐसा कोई भी वाक्य बनाएं जो कि फ्यूचर से रिलेटेड हो और जिसके बारे में हम ये शो करते हैं कि वो काम हो चुका होगा। तो इस तरह का जो वाक्य है उसे फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द लॉयन थॉट, शेर ने सोचा। सम अर्जेंट वर्क, मतलब कि किसी ज़रूरी काम ने, मस्ट हैव स्टॉप्ड हिम, उसे ज़रूर रोक दिया होगा। और दोस्तों यहाँ ये जो हिम है वो उस गधे के लिए प्रयोग किया गया, डोंकी के लिए, जो शेर की पार्टी में नहीं गया था, उसके लिए इस हिम का प्रयोग किया गया है। तो आपको इस स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आपको इसको एक बार दोबारा से समराइज कर देता हूँ ताकि आप कहानी को ठीक से समझ सकें। जैसा हमने कहानी के अंदर देखा कि जो सारे पक्षी थे और जो सारे जानवर थे उनको इनवाइट किया गया था राजा शेर के बर्थडे के लिए, और सारे तरह के प्रबंध किए गए थे। और जो सारे जानवर थे और जो पक्षी थे वो सुंदर कपड़े पहनकर वो पार्टी में पहुँचे और उन सब ने केक काटा और उन्होंने उस बर्थडे पार्टी का गीत गाया और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आनंद लिया। और सभी जानवर उस पार्टी में आए थे सिवाय उस गधे के। इसलिए जो शेर था उसने सोचा कि जो सम अर्जेंट वर्क मस्ट हैव स्टॉप्ड हिम, कि किसी जरूर किसी अर्जेंट काम ने, मतलब जरूरी काम ने उसे रोक लिया होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले दिन, द लॉयन मेट द डोंकी। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। मीट मतलब मिलना होता है और ये सेकंड फॉर्म है मैट। तो क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट डे, अगले दिन, द लॉयन मेट द डोंकी, जो शेर था वो डोंकी से, गधे से मिला। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, अबाउट इट, उस बारे में। चलिए आगे देखिए। द डोंकी सेड, गधे ने कहा, ओह आई हेट पार्टीज। हेट का मतलब होता है किसी चीज़ से घृणा करना या फिर कोई चीज़ को नापसंद करना। तो उसने क्या कहा? द डोंकी सेड, गधे ने कहा, ओह आई हेट पार्टीज, मतलब मुझे पार्टियां पसंद नहीं है, या कह सकते हैं मुझे पार्टियों से घृणा है। आई लव टू स्टे एट होम एंड रिलैक्स। क्या मतलब वो? आई लव टू स्टे एट होम, मतलब कि मुझे घर पर रहना पसंद है, एंड रिलैक्स, और आराम करना पसंद है। चलिए आगे देखिए। द डोंकी हैड टोल्ड द ट्रुथ विच वॉज बिटर। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य बन जाता है और वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? और जो ट्रुथ है वो एक नाउन है जिसका मतलब होता है सच। क्या मतलब हुआ? द डोंकी हैड टोल्ड द ट्रुथ, गधे ने सच बोला था। विच वॉज बिटर, मतलब कि जो कड़वा था। विच का मतलब था जो, और ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, विच वॉज बिटर, जो कड़वा था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द डोंकी हैड टोल्ड द ट्रुथ विच वॉज बिटर, मतलब कि गधे ने सच बोला था जो कि कड़वा था। द लॉयन बिकेम एंग्री, और दोस्तों ये एंग्री एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों, जब आप किसी भी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव को वाक्य में यूज़ करना चाहते हैं और आप उसे वर्ब बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सपोर्टिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। और आपको एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप उसको वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकें। और यहाँ पर
सपोर्टिंग वर्ब के रूप में बिकम का प्रयोग किया गया है इसको वर्ब बनाने के लिए। और दोस्तों ये जैसा ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो इस वजह से बिकम की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, बिकेम एंग्री। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द लॉयन बिकेम एंग्री, जो शेर था वो गुस्सा हो गया, शेर क्रोधित हो गया। चलिए आगे देखिए, ही बैनिश्ड द डोंकी फ्रॉम द जंगल, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, शायद ये आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट फॉर्म नोट कर लीजिए, BANISH बैनिश, और ED लगने के बाद ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बैनिश्ड, और यहाँ इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और बैनिश का मतलब होता है देश निकाला दे देना, किसी समाज से या कहीं पर देश से किसी जगह से निकाल देने को बैनिश कहा जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है उसकी बैनिश्ड। तो क्या मतलब हुआ? ही बैनिश्ड द डोंकी। और ये जो ही है वो शेर के लिए प्रयोग किया गया है, उसने गधे को निकाल दिया, बैनिश कर दिया मतलब कि देश निकाला दे दिया, निकाल दिया किसे? गधे को, फ्रॉम द जंगल, जंगल से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही बैनिश्ड द डोंकी फ्रॉम द जंगल, उसने गधे को जंगल से निकाल दिया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो शेर है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और इसने ये जो है इस गधे को शेर जंगल से निकाल रहा है। चलिए आगे देखिए। सीन्स देन, दोस्तों सीन्स देन का मतलब होता है तब से, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। सीन्स देन मतलब तब से। सीन्स देन द डोंकी हैज़ लिव्ड विद मैन एंड कैरीड देयर लोड्स, क्या मतलब हुआ कि जब तब से ये जो डोंकी है गधा है, हैज़ लिव्ड वो रहा है। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब आप किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सिंस देन मतलब तब से। द डोंकी हैज़ लिव्ड विद मैन, ये जो गधा है वो इंसानों के साथ मतलब आदमियों के साथ रहा है। एंड कैरीड देयर लोड्स, लोड्स मतलब वजन, और उसने उनका वजन ढोया। बिकॉज, क्योंकि ही हैड टोल्ड द ट्रूथ, क्योंकि उसने सच बोला था। चलिए आगे देखिए। इट इज़ वेल सैड, और ये बहुत अच्छी तरह से कहा गया दैट ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर, कि जो सच है वो हमेशा कड़वा होता है। तो चलिए दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और जैसा हमने देखा कि इसके अंदर ये जो कहानी थी इसके अंदर हमने देखा कि जो शेर था उसने गुस्से की वजह से गधे को बाहर निकाल दिया और जिसकी वजह से वो रहता रहा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सच बात होगी, शायद ये बस एक कहानी ही है। और दोस्तों अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों यदि आप इस कहानी में कोई मॉरल लिखा हुआ नहीं है तो मैंने आपको बताया नहीं, और यदि आपकी तरफ से आप कोई भी इस कहानी से जुड़ा हुआ या इस कहानी से रिलेटेड इस कहानी का कोई मॉरल देना चाहें तो आपका बहुत ही स्वागत है। आप इस कहानी से जो भी हमें शिक्षा मिलती है, जो मॉरल मिलता है, वो अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।